बहुत ऊंचा है, और दूर बहुत है तारे, फिरते हुए सैकड़ों सूरज, ब्रह्मांड के ये बंजारे। सदियों के भंवर बहते हैं, अनगिनत है समय के धारे, और नीला सा एक मोती कहते हैं जमी हम सारे, छोटी सी बूंद सी धरती सागर से कहीं गहरी है, आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है। आकाश बहुत ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। टैक्सी। क्या बात है, हमीद अभी तक नहीं है? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ लगती है। उफ। अरे भाई किराया तो देकर जाइए। अंकल हमीद। आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ी देर हो गई। पहले बस छूट गई, फिर टैक्सी फेल हो गई। और रिलैक्स समीर, तुम सिर्फ 5 मिनट लेट हुए हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इतनी परेशानियों से घबराकर शायद घर ही लौट जाता। इससे साइंस में तुम्हारी दिलचस्पी जाहिर होती। थैंक यू अंकल। आओ चले, डॉक्टर नाली का इंतजार कर रहे होंगे। आओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बच्चों, बैठो। बैठिए माथुर साहब। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? हमीद अंकल। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 12th टाइम। वेरी गुड। और बेटे तुम्हारा नाम? गौरव। और कौन सी कक्षा में हो? 5th स्टैंडर्ड में अंकल। गुड। और मेरा नाम स्वाति है, मैं 4th में पढ़ती हूँ अंकल। और मेरा नाम ममता है, मैं 6th में पढ़ती हूँ। मैं भी साइंटिस्ट बनूंगी अंकल। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, ये बच्चे अंतरिक्ष के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष में ग्रह किस तरह और क्यों घूमते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन माथुर साहब ये बात तो इन्हें आप भी समझा सकते थे। फिर दरअसल ये बच्चे आपसे मिलना भी चाहते थे। मैंने सोचा एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो बच्चों तुमसे मिलकर और यह जानकर कि तुम्हें विज्ञान में दिलचस्पी है, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। देखो, पहले यह समझ लो कि आकाश के इन रहस्यों को जानने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपना सारा जीवन लगा दिया। उन वैज्ञानिकों की लगन, कड़ी मेहनत, खोज और तपस्या का नतीजा है कि हम आज ग्रह, तारों और अंतरिक्ष के बारे में इतना कुछ जान पाए। यह वैज्ञानिक खगोल विज्ञान की बुनियाद के पत्थर हैं। इन महान वैज्ञानिकों की चर्चा किए बिना हम अंतरिक्ष, यात्रा और तारों की बात कर ही नहीं सकते। जैसे कि यूनान का यह महान दार्शनिक अरस्तु, जिसने ईसा पूर्व 4वीं सदी में कहा था। मैं बताऊं अंकल? हाँ हाँ बताओ ममता, क्या कहा था? अंकल, अरस्तु ने कहा था कि सारा ब्रह्मांड गोलाकार कक्षाओं में सिर्फ पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। बिल्कुल सही। इसीलिए सूरज और तारे वगैरह पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूरज से पश्चिम जाते हुए दिखाई देते हैं। वेरी गुड। और अरस्तु की इस थ्योरी को सेंट्रिक थ्योरी यानी बुकेंद्र विचारधारा कहते हैं। अरे वाह,
ये बच्चे तो बड़े स्मार्ट मालूम पड़ते हैं। तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ मालूम है। अंकल, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो हमीद। मान लिया कि सूरज और तारों को रोज एक ही गोलाकार रास्ते से पूरब से निकलकर पश्चिम में डूबते हुए देखकर अरस्तु ने ऐसा कहा कि सारा ब्रह्मांड गोलाकार कक्षा में स्थित पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लेकिन क्या यूनान के लोगों ने शुक्र ग्रह को नहीं देखा था, जो आसमान में अपना स्थान और रास्ता बदलता रहता है? बिल्कुल ठीक सोचा तुमने हमीद। इसीलिए यूनानियों ने आकाश के ऐसे पिंडों को जो घूमा करते हैं प्लैनेट्स कहा। प्लैनेट शब्द का अर्थ ही घूमने वाला या भटकने वाला होता है। मतलब वॉन्डरर यानी घुमक्कर। राइट, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। और ग्रहों की चाल को समझाने के लिए यूनानियों ने अपनी थियरी में थोड़ी फेर बदल कर दी। वो क्या अंकल? मान लो कि हमारी पृथ्वी यहाँ पर है और ग्रह यहाँ पर। अब ऐसी कल्पना करो कि यह ग्रह है एक वृत्ताकार कक्षा में घूमता हुआ, जिसका केंद्र एक और वृत्त पर घूम रहा है, और यह दूसरे वृत्त का केंद्र घूमता है एक तीसरे वृत्त में, जिसके केंद्र में मौजूद है हमारी पृथ्वी। तो यूनानियों ने इन वृत्तों को इपिसाइकिल का नाम दिया और इस सिद्धांत को कहा इपिसाइक्लिक थियरी। उन्होंने बताया कि ग्रह तारों की तरह एक ही सर्कल या गोलाकार दायरे में नहीं घूमते, बल्कि पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए उन्हें कई गोलाकार दायरों में घूमना पड़ता है। आगे चलकर दो वैज्ञानिकों ने इस थियरी को एक बहुत बड़ा पैमाना दे दिया। ये दो वैज्ञानिक थे हिपार्कस और टॉलेमी। तो टॉलेमी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था सिंटैक्सिस। ग्रहों के घूमने की एपिसाइक्लिक थियरी पर यह एक क्लासिक किताब है। यह किताब जब अरब पहुंची तो वहाँ के स्कॉलरों ने इसका बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया और अरबी भाषा में अनुवाद किया। इस तरह यूनान से यह थियरी अरब पहुंची। करीब 1500 साल तक यह विश्वास किया जाता रहा कि सारा ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। मगर 15वीं सदी में एक महान वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था निकोलस कोपरनिकस। कोपरनिकस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था, बड़ा लंबा नाम था, मैं यहाँ लिखता हूँ, डी रिवोल्यूशनिबस ऑर्बियम सेलेशियम लिबरी। तो यह कोपरनिकस की पुस्तक सन 1543 में प्रकाशित हुई और उसके प्रकाशित होते ही यूरोप के ज्ञान, विज्ञान और धर्म के क्षेत्रों में बड़ा तहलका मच गया, खासकर धर्म के ठेकेदारों में। ये किताब नहीं, पागलपन का दस्तावेज है। इसमें लिखा है कि पृथ्वी घूमती है। इसका लेखक संकी है, नास्तिक है। आखिर कौन है वो पागल, संकी, नास्तिक, जिसने हमारे धर्म की निंदा की है? वो निकोलस कोपरनिकस है। वो लिखता है कि पृथ्वी और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये झूठ है। हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सारा ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जब्त कर दो उसे, जो हमारे धर्म ग्रंथ के खिलाफ है, जो धर्म की निंदा करती है। उस किताब को जला डालो। जला दो, फूंक दो, जला दो, फूंक दो। कोपरनिकस की विचारधारा ने उस समय के बहुत मजबूत धार्मिक विश्वास को हिला दिया था, इसलिए लोग तिलमिला उठे। कोपरनिकस की तो खैर मृत्यु हो गई, लेकिन पादरियों की आलोचना और विरोध का शिकार बने महान वैज्ञानिक गैलीलियो। सेनर गैलीलियो,
क्या आप अरिस्टो महान की गति के नियमों को नहीं मानते? क्या आप नहीं मानते कि ग्रह और तारे पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार कक्षाओं में घूमते हैं? महोदय, वैज्ञानिक नतीजे कल्पना की उड़ान से नहीं, बल्कि प्रयोग, परीक्षण और निरीक्षण से निकाले जाते हैं। और मैं अपने निरीक्षण से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि निकोलस कोपरनिकस की थ्योरी सही है और पृथ्वी और सारे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। इसका सबूत क्या है? सबूत? ये मेरी किताब है, द डायलॉग ऑन द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। इसे पढ़ लीजिए, सबूत आपको मिल जाएगा। हमने ये किताब पढ़ी है। आपके विचारों से हमारे धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंची है और सारे पादरी लोग आपसे नाराज हैं। इसका परिणाम जानते हैं सेनार गलीलियो? वैज्ञानिक सत्य का अन्वेषण करता है, परिणाम का चिंतन नहीं करता। सेनार गलीलियो, आपने धर्म ग्रंथ का अपमान, धर्म की निंदा और जनता को गुमराह करने का पाप किया है। अगर आप अपनी बात को वापस ले लें तो आपका पाप मुआफ किया जा सकता है। पादरी महोदय, मैंने ना किसी की निंदा की है और ना किसी को गुमराह किया है। मैंने जो देखा है, जो सच है, मैंने वही कहा है। मगर हमारी धर्म पुस्तक के मुताबिक सच ये है कि पृथ्वी अचल है और ब्रह्मांड का केंद्र है। ये झूठ है। धर्म ग्रंथ को झुठलाने वाला झूठा है, धर्म की निंदा करने वाला पापी है। पापी है। सेनार गलीलियो को पाप की सजा मिलनी चाहिए। पाप की सजा मिलनी चाहिए। सेनार गलीलियो, अपनी बात वापस ले लीजिए। वापस ले लीजिए। सजा मिलनी चाहिए। अगर आप सब लोग कहते हैं कि मैं पापी हूं, झूठा हूं, तो फिर ठीक है। मुझे आपकी बात कबूल है और हर सजा मंजूर है। मगर पृथ्वी घूमती है, यही सच है। और इस तरह उस महान वैज्ञानिक गैलीलियो को अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक मुश्किल सजा की तरह बिताने पड़े। उसी जमाने में एक और मशहूर खगोल शास्त्री हुए थे जिनका नाम था टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे का अपना एक अलग ही मॉडल था ब्रह्मांड का। उनका ऐसा विश्वास था कि पृथ्वी ब्रह्मांड में स्थिर है और सूरज उसकी परिक्रमा करता है। और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो टाइको ब्राहे अपनी जिंदगी के अंतिम साल तक यही साबित करने में लगा रहा कि उसका अपना मॉडल सही है और कोपरनिकस की थियरी गलत है। उसके पास उस जमाने के हिसाब से एक बहुत अच्छी वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी थी, जहाँ से वह आकाश का निरीक्षण करके ग्रह और तारों की जानकारियाँ इकट्ठी करता था। उस जमाने में टेलीस्कोप नहीं था, मगर कई अच्छे पुराने किस्म के उपकरण थे जिनका वह इस्तेमाल करता था। टाइको ब्राहे आकाश का अच्छा निरीक्षक तो था, पर उसका सैद्धांतिक ज्ञान ज़रा कमज़ोर था। इसलिए उसे अपनी जानकारियों को लिखकर थ्योरी के रूप में पेश करने के लिए एक सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिशियन की ज़रूरत थी। केपलर में एक अच्छे थ्योरेटिशियन की सभी खूबियाँ थी, इसलिए टाइको ब्राहे ने उसे अपना सहायक बनाया था। टाइको ब्राहे के सहयोगी के रूप में अपने वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत करने वाला वही युवा केपलर आगे चलकर एक महान खगोल शास्त्री हुआ था। टाइको ब्राहे को
केपलर से बड़ी आशाएं थी। उसकी अंतिम इच्छा थी मुझसे वादा करो, तुम एक दिन जरूर साबित करोगे कि पृथ्वी अपनी जगह पर कायम है। ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं और सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। फिर क्या हुआ अंकल? क्या केपलर ने टाइको ब्राही की अंतिम इच्छा पूरी की? हाँ भी और नहीं भी। क्या मतलब अंकल? मतलब ये कि केपलर टाइको ब्राही की थ्योरी से सहमत नहीं था। उसने कोपरनिकस की थ्योरी को ही सही माना कि पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। और दूसरी तरफ केपलर ने कोपरनिकस को गलत भी सिद्ध किया। कोपरनिकस का कहना था कि ग्रहों के रास्ते गोलाकार हुआ करते हैं, जबकि केपलर ने यह साबित किया कि ग्रहों के रास्ते यानी प्लैनेटरी ऑर्बिट्स गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार यानी इलिप्टिकल हुआ करते हैं। अंकल, इलिप्टिकल क्या होता है? मैं समझाता हूँ। यहाँ तुम एक वृत्त देख रहे हो। इसका एक केंद्र यहाँ पर होता है बीच में। जब हम इलिप्स खींचना चाहते हैं तो हमें दो केंद्रों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम फोकस कहते हैं। अब इलिप्स कैसे खींचा जा सकता है यह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब इलिप्स खींचने के लिए मैं यह दो कीलें बोर्ड पर फिक्स करता हूँ और इस चौक और डोरे की सहायता से जो इन कीलों के चारों ओर लपेटा हुआ है मैं इलिप्स खींचता हूँ। तो ये जो अंडगोलाकार मार्ग है, इसी मार्ग से ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करते हैं और सूर्य इन दो केंद्र स्थानों में से एक जगह मौजूद रहता है। तो केपलर ने यह साबित किया कि ग्रह ऐसे अंडगोलाकार यानी इलिप्टिकल मार्गों से सूर्य की परिक्रमा किया करते हैं। तो तुम लोग यह जानना चाहोगे कि ग्रह ऐसे मार्गों से क्यों चलते हैं जैसा कि केपलर ने बताया। अरे वाह अंकल, आपने तो हमारे मन की बात जान ली। देखो, ये जानने के बाद कि ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, अपने मन में जिज्ञासा उठना बड़ा स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों होता है। तो यही जिज्ञासा आज से 300 साल पहले महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के मन में भी उठी। आखिर क्यों ये ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं? क्या कारण है? क्या रहस्य है? और रहस्य क्या था अंकल? न्यूटन ने बताया कि सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी खींचने की शक्ति ग्रहों को अपनी ओर खींचती रहती है। इस वजह से ग्रह सूरज से दूर नहीं जा पाते और उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। अच्छा, तो ग्रहों का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने का ये चक्कर है। हाँ, चक्कर पे चक्कर। चक्कर में चक्कर नहीं बच्चों, बल्कि चक्कर का उत्तर यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। लो बच्चों, चाय पियो। अंकल, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? मैं बताऊं अंकल? नहीं, तुम रहने दो दीदी। क्यों कह रहा हो? बताने दो ना मोनी को। पापा, ये क्या बताएगी
कि ये तो अंधेरे में तीर मारेगी। क्यों ममता, तुम अंधेरे में भी तीर मारती हो? नहीं अंकल, बस एक ही बार मारा था, वो भी निशाने पर।